नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को 1123 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश फतेह की तैयारी में जुटे राजनीति दल। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे सीएम योगी समीक्षा। जनसभा स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। महाराजगंज के नौतनवा में स्थानीय लोगों में आक्रोश। विधायक और सांसद पर अनदेखी का आरोप। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। संभल के रामपुर मोकम गांव में चोरों ने की साथी पर फायरिंग। पकड़े जाने के डर से चलाई गोलियां। मकान से बैटरी चुराकर भाग रहे थे चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में 30 साल पुराने मंदिर को जेसीबी से गिरवाया। दबंग जखरना चाहते हैं मंदिर की जगह पर कब्जा। तो घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश। कहा मंदिर नहीं तो कर लेंगे आत्महत्या। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर को विकास कार्यों की सौगात दी। मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 1123 करोड़ की 86 किलोमीटर कुल लंबाई की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी और नितिन गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिन्होंने विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मसूरी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। नहीं तो जोर से बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मोदी जी कोई खराब काम कर रहे हैं? केदार बाबा का इतना धाम बड़ा है, उसका पुनर्निर्माण का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बद्रीनाथ जी का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहां पर काशी कॉरिडोर जो बना है, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? रामलला का जो मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? पहली बार उन्होंने प्रस्ताव रखा देश दुनिया के सामने कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो योग दिवस मनाया जा रहा है, मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जो योग हमारी संस्कृति का वो है। तो इन सब कामों को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे। और कुछ लोग, हमारा इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अभी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत और हमारे उनकी पत्नी और 12 सैनिकों का उस दुर्घटना में निधन हो गया। और यही लोग आज से कुछ वर्ष पूर्व जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, सैनिकों का अपमान करते थे। और एक दूसरे राजनीतिक दल हैं
जो सैनिकों से जो सेना ने कार्रवाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक, उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे कि नहीं मांगते थे? कहते सेना को सर्जिकल स्ट्राइक का जो है कोई सबूत पेश करना चाहिए। सैनिकों का सम्मान कभी किया नहीं। सैनिकों के बूट खरीदे जाते थे सेना में, खरीदे जाने वाली फाइल बरसों बरसों तक रुकी रही। लोगों के जो सेना में काम करते हैं, गणेश जोशी जी सैनिक भी हैं, वो क्या होता है, बर्फ में जो कीड़ा लग जाता है, क्या कहते हैं उसको? फ्रॉस्टबाइट। तो वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं। मैंने गांव में देखे कई लोग कि उनके वहां पर सियाचिन में, ग्लेशियर में, जहां पर -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनके लिए अच्छे बूट खरीदे जाने की पता नहीं कब से कमेटी बनी और कब की संस्तुति हो गई। लेकिन इतने सालों तक सरकार रही, कभी इन्होंने इतनी तहमत नहीं उठाई कि उनको अच्छे बूट मिलने चाहिए, अच्छी जैकेट मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। फाइल दबी रही, और ये फाइल भी पहली बार अगर किसी ने पास करी, किसी ने उसको स्वीकृति प्रदान करी, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करी। इसी प्रकार से 1 रैंक और 1 पेंशन, 1 रैंक और 1 पेंशन 40 सालों से रुका हुआ था, उसको भी लागू करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। सारे रुके हुए काम, और देश के अंदर इन लोगों का काम केवल तुष्टीकरण करना रहा। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते होते गए। भाइयों बहनों, जिन दल के लोगों का सेना पर ही भरोसा ना हो, जो भारतीय सेना का सम्मान ही ना कर सकता हो, वो आम जनता का क्या सम्मान करेंगे? दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए उत्तराखंड और इसकी जनता सर्वोपरि थी, आज भी थी, कल भी है और आगे भी रहेगी। हमेशा सबसे पहले कोई रहने वाला है तो उत्तराखंड की जनता रहने वाली है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल संपूर्ण उत्तराखंड का विकास है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लगातार फैसले ले रहे हैं। मुझसे पत्रकार भाई बंधु हर जगह पूछते हैं, बीच में जब मैं टेलीविजनों पर गया तो कहते थे आपको समय कम मिला है, आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन समय कम मिला है। तो मैं उनसे अपनी तरफ से सवाल पूछता था, अरे भाई अब जितना समय है उतना ही तो मिलेगा, अब मैं इसको कैसे बढ़ा दूं? लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जितना समय मुझे मिला है मैं एक एक पल और एक एक क्षण का उपयोग अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊंगा। उसके लिए लगातार हमारी योजनाएं जारी हैं, हम उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों शिपनकोट के बारे में 34 आवास हंड फाउंडेशन और मंगला माता के माध्यम से बन रहे हैं, और अभी 50 आवास और बनने हैं। नगर पालिका हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो हमारी सरकार उसको बनाने का काम करेगी। गढ़वाल सभा का सभा भवन भी बनेगा, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। साथ ही 0 पॉइंट पर 500 गाड़ी की पार्किंग भी बनाई जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। पहले 700 करोड़ रुपए की योजना थी टनल जो बनाई जानी है, अब 837 रुपए, चूंकि इसका नया जो डीपीआर आया है 837 करोड़ रुपया उसका हो गया है। खट्टा पानी मार्ग का निर्माण किया जाएगा, वेंडर जोन बनाया जाएगा अगर नगर पालिका उसके लिए भी जमीन देती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे काफी लोगों के लिए, और भिलाड़ू के स्टेडियम के लिए भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब हमारा ये राज्य 25 साल का होगा और जब हम इसकी रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों के हम सुझाव ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों के परामर्श ले रहे हैं, उनके परामर्शों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
हमारा लक्ष्य है कि सबके सामूहिक प्रयास से और सभी लोगों का जिसमें कोई ना कोई हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, उनके विचार हो, ऐसे विचार को लेकर यह उत्तराखंड राज्य की सामूहिक यात्रा, उसको हम सब लोग गंतव्य तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मैं यहां मंच से बोल रहा हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, गणेश जोशी जी उस हमारे सेवक हैं। मंच पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन जी है, पेटवाल जी है, हमारे सभी प्रतिनिधिगण हैं। ये यात्रा इतने लोगों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। उस यात्रा को लेकर हम सब लोग एक साथ चलेंगे, एक रास्ते पर चलेंगे, हमारा लक्ष्य एक है। तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, उस दिशा में हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है। यहां पर वन टाइम सेटलमेंट को लेकर पिछली बार भी हमने बात की थी। हमारा जल्दी से जल्दी जाकर इसमें मैं दोबारा बैठक करूंगा और आज ही मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके कि इसका भी समाधान हो, इसका हम समाधान निकालेंगे। और आप सभी का, हम सबको मिलकर संकल्प लेना है कि हम उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और उसमें हमारी जो भूमिका हो सकती है, आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है और यह संभव तभी हो पाया है, 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतारी जा रही है, क्योंकि वहां डबल दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। वहां मोदी जी की सरकार और राज्य में आपकी सरकार, दोनों सरकार एक साथ चल रही हैं। जब 2 सरकारें होती हैं तो चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं, एक गति से तेजी से, अन्यथा। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो इस समय मसूरी दौरे पर हैं। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास उन्होंने किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 23 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर शाम तक वे लखनऊ लौट जाएंगे और इससे पहले सर्किट हाउस में पीएम मोदी द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अधिकारियों संग फील्ड में जाकर योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। सभी प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानने के बाद पिंडरा के करखियाव में होने वाले जनसभा स्थल और अमूल प्लांट के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन पर भी पहुंचेंगे। यहां पर पूर्वांचल के कई जिलों से लाखों की भीड़ के बैठने की व्यवस्था भी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में चिलकहर विधानसभा से पूर्व विधायक और निवर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामईबाल सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में रामईबाल सिंह को सपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि पिछले कुछ समय से रामईबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। वहीं महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के 400 व्यापारियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इसे लेकर व्यापारियों का कहना है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तब उम्मीदवार तमाम तरह के वादे कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। उनके क्षेत्र में पक्की सड़क और नाली न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही व्यापारियों ने विधायक और सांसद पर समरधीरा के निवासियों को दरकिनार करने का आरोप भी लगाया। वहीं फतेहपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे और महिला जिलाध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र को नारी शक्ति विधान नाम दिया गया है, जिसमें सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होने और राजनीति में 40% हिस्सेदारी देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शिक्षा में युवतियों को आगे लेकर 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक की हर छात्रा को स्कूटी देने और प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 विद्यालय बनाने का भी ऐलान किया गया। इस दौरान हेमलता पटेल ने इस घोषणा पत्र को महिलाओं के लिए एक वरदान बताया।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 30 साल पुराने मंदिर को भूमाफियाओं की ओर से तोड़ने का मामला सामने आया है। शिव मंदिर के तोड़े जाने से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में स्थानीय लोग टूटे हुए मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने लोगों से समझाइश के प्रयास किए। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कवायद पर अधिकारी पलीता लगाने में जुटे हैं। जालौन में कई खदानों पर अवैध तरीके से मोरंग का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है और इतना ही नहीं, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर खदानों पर नदी की जलधारा से जेसीबी और एलएनटी जैसी भारी भरकम मशीनों द्वारा मोरंग निकाली जा रही है। तो वही परिवहन विभाग की मिलीभगत से ओवरलोडिंग का भी खेल बदस्तूर जारी है, जिससे न सिर्फ राजस्व को भारी चपत लग रही है बल्कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून भी ठेंगे पर दिखाई दे रहे हैं। के संबंध में लगातार एसडीएम और सीओ की टीम रात भर छापे मार के कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से भी एक शिकायत संज्ञान में आई है, इसकी हमने जांच कराने के लिए आदेश दे दिए। जैसी भी स्थिति पता चलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारे निजी खेतों से खनन किया जा रहा है, रोकने पर भी जान से मारने की धमकी देते हैं और गहले किसी फर्जी मुकदमे फंसाकर अंदर करवा देंगे। अच्छा, शिकायत कहाँ की आपने? जी, उप जिलाधिकारी के पास थाने में दी। हाँ। और ऊपर मुख्यमंत्री के होटल की शिकायत करी। क्या कुछ कब की थी आपने शिकायत? एक हफ्ता ही हो गई कि कुछ हुआ कार्रवाई? नहीं, कोई कार्रवाई कह रहे आपकी कार्रवाई होगी मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, कहते हैं हम लोग जो टास्क फोर्स है जिसमें एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और माइनिंग अफसर हैं, हम हैं। टास्क फोर्स द्वारा ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और टास्क फोर्स इतर भी क्या करते हैं, हम लोग जब भी निकलते हैं तो ओवरलोड के जो भी वाहन होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसे कि पिछले महीने ही 42 लाख रुपए जो है वो ओवरलोड वाहनों से हम लोगों ने जुर्माना वसूला है और इस महीने भी अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और 47 लाख रुपया हम लोग 15 तारीख तक वसूल सकते हैं। नहीं, विभाग निष्क्रिय नहीं है और जो भी क्या करते हैं ओवरलोडिंग के संबंध में क्या करते हैं गाइडलाइन है सरकार की, उसको पालन कराया जा रहा है और जो भी करते हैं ओनर्स जो है ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और खबर संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां रामपुर मोखम गांव में चोरों ने पकड़े जाने के डर से अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दरअसल 3 चोर एक मकान में बैटरी चोरी करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों के पीछा करने के कारण तीनों चोर वहां से भागने लगे, जहां चोरों ने पीछे रह गए साथी पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।